हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और आज बिल्कुल अलग लेवल की पढ़ाई, रैपिड फायर सेशन 100 क्वेश्चंस। और आज के एग्ज़ाम जो लाइव टेस्ट है आपका, इससे ये बात बिल्कुल तय हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आज बिना रुके बिना टोके बिल्कुल रैपिड फायर की तरह चलेंगे। जैसा हम लोग देखते हैं कि रोज़ रोज़ एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आज ये 100 क्वेश्चंस तय करेगा कि आपकी तैयारी अब तक कैसे हुई है। एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है कि जो क्वेश्चन आए वो करिए, ना आए स्किप मारिए। सर हमें सिलेक्शन लेना है, टॉप नहीं करना है बस, ठीक है। एक ब्रेक देंगे आपको, जब 50 क्वेश्चन होगा, जब 50 क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब एक ब्रेक मिलेगा। ब्रेक इन द सेंस, तब मैं आपसे ये पूछूंगा कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, कितने क्वेश्चन आपने नेगेटिव अटेम्प्ट लिए और कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए, कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आप कई बार पढ़े हो, कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर कहेंगे गलती मत करना, गलती मत करना। तो जरा सा लिंक को शेयर कर दिया जाए ताकि और सारे बच्चों को पता चले कि बिल्कुल आज 100 क्वेश्चंस रैपिड फायर होने वाले हैं, रैपिड फायर होने वाले हैं, ठीक है। और ये सबके लिए है, चाहे कमिंग डेज में एसएससी का पेपर हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या आप बिहार एसआई दरोगा के मेंस की बात कर लें। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको बिहार से रिलेटेड, यूपी से रिलेटेड, यानी ये 100 क्वेश्चन सर बिल्कुल, मुझे आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह से लगा हुआ हूँ ये 100 क्वेश्चन को फ्रेम करने में, ताकि मैं एक ऐसा कंटेंट दे सकूं ताकि आप एग्जाम हॉल में जाने के पहले बिल्कुल लगे सर ऐसा क्वेश्चन से बिल्कुल लगे कि एग्जाम हॉल में मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, शुरुआत किया जाए, शुरुआत किया जाए। आर यू रेडी? अगर तैयार हैं तो लिख दो सर वी आर रेडी। अगर तैयार हैं तो लिख तो दो सर वी आर रेडी। अगर तैयार हैं तो वी आर रेडी। चला जाए, बिल्कुल। चलिए तो शुरुआत किया जाए, आरंभ किया जाए, नहीं कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। कहता है सर फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। फाइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम डैश के बारे में अध्ययन करते हैं। अलगी, फंगी, इकोलॉजी या वायरस। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1? ये कहता है सर फंगी। फाइकोलॉजी की बात करें यानी फंगी की बात करें, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फाइकोलॉजी यानी फंगी और फाइकोलॉजी यानी फंगी, यही तो होगा। फाइकोलॉजी, फंगी और शैवाल का क्या हो जाएगा? शैवाल का। आज कुछ नहीं बताना, ना शैवाल के बारे में, ना इकोलॉजी के बारे में, ना वायरस के बारे में। सर 100 क्वेश्चन का लड़ाई है, 100 क्वेश्चन। नोटबुक रखना, नोटबुक में लिखते चलना कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सही है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गलत है और हमने ये क्वेश्चन नंबर स्किप किया है। तब आप ये एनालाइज कर पाओगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कॉज द भोपाल गैस ट्रेजेडी। निम्न गैसों में से किसके रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुए? कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल कार्बाइलिन, नाइट्रस ऑक्साइड या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जल्दी? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे क्या होगा? सर मिथाइल कार्बाइलिन। याद करिए, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं पहले भी कि लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कॉज द भोपाल गैस ट्रेजेडी। मिथाइल कार्बाइलिन हम लोग सीधा जानते हैं, मिथाइल एसोसाइनाइड। कई बार पेपर में पूछा है, और ये भी पेपर में पूछा है कि मिथाइल कार्बाइलिन किसका अनदर नाम है या किसका अनदर नाम है, किसका अन्य नाम है। तो मिथाइल कार्बाइलिन की बात करेंगे, थोड़ी सी समझते हैं कि सर ये आपने ऐसा क्यों किया। मिथाइल एसोसाइनाइड की केमिकल फॉर्मूला C2H3NO। केमिकल फॉर्मूला C2H3NO, एक रंगहीन
अत्यधिक ज्वलनशील तरल है जो जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तेजी से वाष्पित हो जाता है। याद करिए 2 दिसंबर 1984 की घटना है ये, 2 दिसंबर 1984 की घटना है। और मिथाइल आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनेटोमीथेन, मिथाइल कार्बाइलिन और MIC के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से? MIC के रूप में भी जानते हैं। इनमें एक तेज गंध है और मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग कीटनाशकों, पॉलीयूरेथेन फोम और प्लास्टिक उत्पादन में करते हैं, प्लास्टिक उत्पादन में करते हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी, ये तो था माइकोलॉजी फंगी। चलो उसकी चर्चा करेंगे, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पहले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अलगी होगा, बिल्कुल। अब सही हो गया, ना। चलिए आगे देखिए। रेडियोधर्मी विघटन के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? हु प्रेजेंट द थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियोधर्मी या रेडियो सक्रियता विघटन के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? रदरफोर्ड, सोड्डी ऑफ हैजान, थॉमसन और रदरफोर्ड, हैन और स्ट्रसमैन। क्या होगा? चलिए, फंगी के स्टडी को माइकोलॉजी और अलगी के स्टडी को फाइकोलॉजी। अब सही हो गया। चलिए, ये तो था कि फंगी के अध्ययन को माइकोलॉजी और अलगी के अध्ययन को फाइकोलॉजी। मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं गड़बड़ है। रदरफोर्ड और सोड्डी, रेडियोधर्मी विघटन के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? रदरफोर्ड और सोड्डी ने किया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? घर्षण के नियम, संवेग के नियम, जड़त्व का नियम या गति का नियम? देखिए, हमारी टेक्निकल टीम भी बुदबुदा रही है, मुझसे कुछ इशारा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन करते ही समझ ना आ रहा उन्हें। बताओ क्या होगा? वाह, उन्होंने भी सही जवाब दिया। क्या होगा? यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। क्या होगा बच्चे? जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होगा? लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम या सिल्वर? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी। क्या होगा सर? सिल्वर, यानी पहले चांदी होगा, चांदी के बाद तांबा होगा, तांबा के बाद एल्युमिनियम होगा, इसके बाद आयरन होगा। ये सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट हुआ है 2020 में, वो पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या डोमिनिक थिएम? डोमिनिक थिएम। क्या होगा ये? नोवाक जोकोविच ने जीता। किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुभा रॉय वर्मन, सोमा रॉय वर्मन, सीमा रॉय वर्मन या सुधा रॉय वर्मन? और ये आप नोट कर लीजिएगा सर, ये 100 क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर में कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बिहार दरोगा हो, ना आए तो कहना सर बिल्कुल ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सबका ख्याल रखा गया है। करंट अफेयर्स का भी ख्याल रखा गया, साइंस के सवाल भी देख रखे गए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल, सबके ख्याल रखे गए हैं आपके इस 100 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या होगा ये सर? सोमा रॉय बर्मन। कई सारे बच्चे गलत करेंगे। कहां गलत करेंगे? ये लेखा महानियंत्रक। अब देखो कहां गलती होता है। एक है कैग और ये क्या है? सीजीए है। यानी कैग की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 148 राजीव महर्षि हुई, लेकिन ये क्या का? सीजीए। इसकी चर्चा हमारे संविधान में है ही नहीं। तो ये कहां काम करता है? किसके अंदर काम करेगा? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगा। और सोमा रॉय बर्मन 7वीं महिला है। ये क्या है? 7वीं महिला है। कितने सारे सवाल के जवाब आपके निकल कर आए। तो क्या होगा? सोमा रॉय वर्मन। नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन से एक पश्चिमी बहने वाली नदी नहीं है? ऐसा नदी है गोमती, कृष्णा, महानदी या साबरमती? जल्दी, फास्ट। कहता है कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर गिरेंगी, जब पश्चिम की ओर बहेंगी?
इन्वायरमेंटल कहाँ है बच्चा? अभी तो क्वेश्चन नंबर कितने पहुंचे हो? 8 पहुंचे हो, अभी 92 क्वेश्चन बची है। क्या कहता है? साबरमती, यानी समानता कहें तो याद हो जाए साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। ये 4 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरेंगी, दैट मीन्स पश्चिम की ओर बहेंगी। और गोमती, लखनऊ, कृष्णा की बात करें तो ये कहां गिरेगा? बंगाल की खाड़ी में। और महानदी उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी में। दैट्स इट। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव डैश में आयोजित किया गया? रायपुर, रांची, जयपुर या नई दिल्ली? क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, आपके आकाश सर भी जवाब दे दिए, सही जवाब बता दिया उन्होंने। बहुत सही। कई बच्चों को लगेगा रांची, कारण क्या है ना कि रांची यानी झारखंड ट्राइबल एरिया है। और आपके अर्जुन मुंडा जो खूंटी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं, ये जनजातीय मंत्री हैं। और ये जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और नंबर 2 की बात करेंगे तो झारखंड देखा जाएगा। इसीलिए बच्चों को लगेगा रांची, लेकिन कहां पर आयोजित किया गया? रायपुर। रायपुर यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी। नया नाम क्या हो गया इसका? अटल नगर। क्या हो गया बच्चा? अटल नगर नया नाम रखा गया इसका। ठीक है, कई सारे सवाल के जवाब आपके सामने निकल कर आएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा देश मार्च 2020 में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्कॉटलैंड या भारत? किसने राहुल गांधी कह दिया यार, बताओ क्या होगा? भारत। कहां पर आयोजित किया जाएगा बच्चा ये? तो 36th यानी 36वें इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस की जो मीटिंग होगी वो कहां? भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? एडवाइजरी, ओरिजिनल, अपीलेट या विधि शास्त्र? 50 क्वेश्चन जब होंगे तब रुक जाएंगे, वहां पर पूछे जाएंगे आपसे कितने क्वेश्चन सही किया आपने, कितने नेगेटिव लिया और कितने स्किप किया। क्या होगा? मूल न्यायाधिकार। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना कुछ मूल क्षेत्राधिकार है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल 2 राज्यों के बीच जो लड़ाई है, केंद्र और राज्य के बीच का जो लड़ाई है, और 2 बड़े बड़ी कंपनियों के बीच की जो लड़ाई है, केंद्र सरकार और कंपनियों के बीच की जो लड़ाई है, वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिस्केशन होगा, यानी ओरिजिनल जुडिस्केशन होगा, मूल क्षेत्राधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है सर यदि सरकारी खर्च चालू खाते पर सरकार के राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? क्वेश्चन समझना। कहता है व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन करंट अकाउंट? डेफिसिट, जीरो बेस्ड परफॉर्मेंस या सरप्लस बजटिंग? क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? डेफिसिट बजटिंग, यानी कहा क्या? क्वेश्चन समझना कि सरकारी खर्च चालू खाते पर सरकार के राजस्व से अधिक हो। सर आपके पास रेवेन्यू 100 रुपया है, खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया 200 रुपया, तो क्या होगा? घाटे का बजट तो होगा, घाटा का ही बजट होगा ना। हमने बजट बनाया था, हमने उम्मीद किया था सर 100 रुपया इनकम होगा, इनकम तो 100 रुपया हो गया, लेकिन खर्च कितना हो गया? 200 रुपया हो गया। तो कैसा बजट होगा? ये घाटे का बजट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए। अकित्तम अच्युतन नंबूदरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वह किस क्षेत्रीय भाषा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 हमेशा कहेंगे बच्चों ना आए तो स्किप करना वो ज्यादा बढ़िया है, अगर सॉल्व नहीं होगा तो स्किप कर लेना, ये ज्यादा बढ़िया है। क्या होगा? ये मलयालम। क्या होगा? मलयालम। कहां बोली जाती है ये? तो मलयालम बोली जाती है केरल में, कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में, तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में, तेलुगु बोली जाती है कहां? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में मिला? मलयालम भाषा में दिया गया है। किस भाषा में दिया गया? मलयालम भाषा में दिया गया है।
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरूप को मिला, वो भी मलयालम भाषा के हैं, वो भी मलयालम भाषा के हैं। मजा आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 14, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद, गरुड़ उपनिषद या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 ये पता चल जाएगा सर 100 क्वेश्चन आपकी तैयारी कहां है। 100 क्वेश्चन ये पता चल जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन देखेंगे ना तो 4 शिफ्ट, किसका 4 शिफ्ट बच्चा? तो सीजीएल, एसएससी एग्जाम सीजीएल या सीएचएसएल के 4 शिफ्ट का क्वेश्चन, क्योंकि 25 इंटू 4। तो क्या होगा ये? मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद नहीं। ये दोनों कंफ्यूजन है ए और बी में, दोनों कंफ्यूजन है ए और बी में, तो कंफ्यूज मत करना। ए और बी में जवाब क्या होगा? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते जो आइडियल वर्ड है, जो आइडियल वर्ड है, ठीक है। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बिलोंग्स टू विच मार्केट? पीछे झुकने की आपूर्ति वक्र किस बाजार से संबंधित है? कैपिटल मार्केट, लेबर मार्केट, मनी मार्केट या इन्वेंटरी यानी वस्तु सूची मार्केट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? सोचिए, 15 मिनट हुआ है, 15 क्वेश्चन। तो आज कम से कम कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन को देख लें, 100 क्वेश्चन को देख लें। तो क्या होगा इसका? लेबर मार्केट यानी कहता है पीछे झुकने की आपूर्ति वक्र जो है किस बाजार से संबंधित है? श्रम मार्केट से, लेबर मार्केट से। तो आज मत पूछना कि सर एक्सप्लेन कर दीजिए, आज केवल रैपिड फायर है, ठीक है, आज केवल रैपिड फायर है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लेजर, राडार, सोनार या स्कूबा। क्वेश्चन नंबर 16। क्योंकि आपको ये 100 क्वेश्चन में कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल हिट करेंगे एग्जाम हॉल में, हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। ये बिल्कुल हमारी गारंटी है, हमारी गारंटी है। तैयार रहना, याद रखना एकदम। सोनार, पानी के अंदर की वस्तुओं के पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार। और रडार की बात करेंगे तो फिर पानी के ऊपर क्या कहेंगे? रडार की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन ओम के नियम को सही ढंग से स्पष्ट करता है? इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर या सुपर कंडक्टर। क्या होगा? कंडक्टर यानी चालक। एक बच्चा लिखा सर नहीं मिला, तब सर पॉजिटिव सोचते हैं। आप ये सोच के पढ़ाई करते हो ना कि नौकरी लगेगी, ये सोच के पढ़ाई करते हो कि हमारी नौकरी नहीं लगेगी। क्या सोच के पढ़ाई करते हो? यही सोच के पढ़ाई करते हैं ना। जब हम सोते हैं रात में, क्या सोच के सोते हैं? कि हम सुबह उठेंगे ही नहीं। कि ये सोचते हैं कि सुबह उठेंगे, ऑफिस जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, यही सोचते हैं ना। तो सर पॉजिटिव सोचिए। इतना नेगेटिव सोचना बहुत गलत शो करता है कि आप में कॉन्फिडेंस ना के बराबर है। तो सर अभिनव लोहान किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, गोल्फ, रेसलिंग या शूटिंग। अभिनव लोहान किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, गोल्फ, रेसलिंग या शूटिंग। क्या होगा? ना कई सारे बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। अभिनव लोहान की बात करेंगे तो गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोफी विल्म्स किस देश की पहली महिला पीएम बन गई हैं? सोफी विल्म्स हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ विच कंट्री? नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम या ऑस्ट्रिया। जल्दी। यार थोड़ा सा लिंक को शेयर तो कर दो, तभी तो थोड़ा सा और मजा आ जाए। देखो बेल्जियम की बात करेंगे, सोफी विल्म्स किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? बेल्जियम है। उसी प्रकार जिस तरह से इंदिरा गांधी भारत की हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की कौन है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेनजीर भुट्टो।
निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों और अपने मूल स्थानों में से कौन सा गलत तरीके से मिलान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। सत्रिया असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, सर कुचिपुड़ी ओडिशा, कुचिपुड़ी कहां? कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी की बात करें तो कहां होगा ये? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहां जाएगा बच्चों? कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो कहां जाएगा ये कुचिपुड़ी? जरा बताओ, आंध्र प्रदेश जाएगा कि केरल जाएगा? कुचिपुड़ी कहां जाएगा, आंध्र प्रदेश या केरल? पीडीएफ भी मिलेगा हमारे टेलीग्राम, जैसे क्लास खत्म होगा टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कहां जाएगा? आंध्रा और ओडिशा से बात करें तो क्या होगा? ओडिसी। ओडिसी क्या होगा? ओडिसी। निम्नलिखित में से कौन सी झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना है? वुलर झील, ढल झील, लोकटक झील या चिलिका झील। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना है? वुलर को, डल को, लोकटक को या चिलिका को? बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ भी मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या होगा ये? वुलर और डल ये दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में, और लोकटक की बात करें तो मणिपुर में, और मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक। और ये फ्लोटिंग पार्क केबुल लामाजाओ फ्लोटिंग पार्क कहाँ? लोकटक झील के। और चिल्का की बात करें तो चिल्का कहाँ? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का कहाँ है? ये उड़ीसा में है। कहाँ? ये उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सुरंगा बावड़ी खबरों में है क्योंकि यह विश्व स्मारक देखो सूची में दर्ज किया गया है। यह स्मारक कहां है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 22। जीएस बाय रोहित सर चले जाना, मिल जाएगा आपको। क्या होगा ये? सुरंगा बावड़ी की बात करें कर्नाटक। सर गुजरात कहेंगे रानी की वाव, गुजरात कहेंगे रानी की वाव, ये याद रखना, रानी की वाव है गुजरात में। कहाँ? रानी की वाव है गुजरात में। कई सारे बच्चे गुजरात है, एमपी है, मध्य प्रदेश, बताओ। जबकि कर्नाटक होगा, गुजरात में क्या होगा? रानी की वाव। ठीक है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। द मिनिमम विजन डिस्टेंस फॉर द नॉर्मल आईज 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। क्या होगा? क्या आएगा निकलकर जवाब इसका? 25 सेंटीमीटर। क्या आएगा बच्चा? 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई थी? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस सूचना ब्यूरो या यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। क्या होगा? क्या होगा? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है? पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 9 या पार्ट 12? पार्ट 12 नहीं बनेगा, बिल्कुल स्किप करना, ये आपके लिए ज्यादा बेटर है हमेशा, क्योंकि सर 2 दिन के बाद आपका पेपर है सीजीएल का। 3 मार्च से 3 मार्च से सीजीएल का पेपर शुरू है। जिनका भी सीजीएल का पेपर है, आदत बना लीजिए, नेगेटिव अटेम्प्ट मत करिए, ये ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो क्या होगा बच्चों? पार्ट 12 की बात करेंगे, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध, यानी कह दें इसी के अंदर आएगा 280 फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। पार्ट 9 की बात करेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किसमें की गई है? पार्ट 9 में है। पार्ट 9 में है। नेक्स्ट, एक कलर ब्लाइंड व्यक्ति को 2 रंगों में से किसमें अंतर करने में कठिनाई होती है? ग्रीन और रेड, व्हाइट एंड रेड, ब्लू एंड रेड, रेड एंड ब्लैक। क्या होगा? अ कलर ब्लाइंड पर्सन हैज डिफिकल्टी इन
क्योंकि सर आप लोग घर में बैठकर तैयारी करते रहते हो, पढ़ते रहते हो और सोचते हो सर हमारी तैयारी अच्छी है। देख लो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में आप कितने गलती करते हो। 26 में से कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 4-5 क्वेश्चन गलत होगा। सीजीएल में इतना ही क्वेश्चन तो आता है, 25 क्वेश्चन। 25 में अगर 4-5 गलत करते हैं, कहां हम पहुंच गए, कहां हम पहुंच गए। 4 पड़ाव मैंने तय किया। सीजीएल में 4 पड़ाव होता है प्रत्येक 25 क्वेश्चन में। तो सोचो 25 में अगर 4 गलत किए क्या हो गया हमारा, यानी क्या होगा, ग्रीन और रेड। इसीलिए जो रेलवे की जो वैकेंसी होती है आरआरबी, तो कहा जाता है भैया कलर ब्लाइंडनेस है तो आपका सिलेक्शन खासकर किसमें, तो स्टेशन मास्टर में, एएसएम में नहीं होगा। एएसएम में नहीं होगा, हमेशा याद रखना। व्हाट किंगडम डज अमीबा बिलोंग टू। अमीबा किस जगत से संबंधित है, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा या प्रोकैरियोट। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, जबकि कोई गूगली नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है भी। कोई गूगली वाला सवाल नहीं मिला अभी तक आपको, केवल नॉर्मल था। एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सर ये प्रोटिस्टा है और अमीबा की बात करेंगे, इससे कोई आकृति नहीं, लेकिन एक अमीबा ऐसा होता है जिसकी आकृति फिक्स है। कौन सा, पैरामीशियम। पैरामीशियम ऐसी अमीबा जिसकी आकृति फिक्स है। तो किस तरह से, चप्पल की आकृति की, चप्पल की आकृति की तरह दिखाई पड़ता है पैरामीशियम। ठीक है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है, दूसरी, 10वीं, तीसरी या चौथी। दसवीं अनुसूची में दल बदल कानून। दूसरी अनुसूची में क्या होगा भैया, तो बता दो, वेतन, वेतन सैलरी की चर्चा है। तीसरी की बात करें शपथ है, और चौथी की बात करें राज्यसभा की सीटों की चर्चा, राज्यसभा की सीटों की चर्चा। याद करिए, ब्लैक मैजिक शो आपको पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुके ना। अगर आपने ब्लैक मैजिक शो देखा होगा तो बिल्कुल याद होगा। हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। विद्युत और चुंबकत्व के बीच की कड़ी की खोज किसने की थी, मैक्सवेल, डीजल, माइकल फैराडे या वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी। माइकल फैराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व की बात करें, विद्युत चुंबकत्व की बात करें तो फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जनक कौन है, यानी विद्युत चुंबकत्व के जनक कौन है, माइकल फैराडे हैं। तो विद्युत और चुंबकत्व के बीच की कड़ी की खोज किसने की है, माइकल फैराडे ने की है। किसने की है, माइकल फैराडे ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर कहता है द प्रेसिडेंट कैन विथहोल्ड हिज हर एसेंट टू द बिल, दिस पावर इज स्टार्टेड अंडर विच आर्टिकल। राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देने से रोक सकते हैं, यह शक्ति किस अनुच्छेद के तहत लिखी गई है, 161, 111, 123 या आर्टिकल 72। क्या होगा, क्या होगा ये, 111। सर 161 से राज्यपाल को सजा माफ करने का अधिकार है, सजा माफ करने का अधिकार है। 123 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस पावर लाने का अधिकार है। आर्टिकल 72 की बात करें तो राष्ट्रपति को भी माफ करने का अधिकार है, लेकिन फांसी, क्योंकि फांसी की सजा माफ करने का अधिकार केवल और केवल किनको है, राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द को संदर्भित करता है, मिक्स्ड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग या रेनफेड फार्मिंग या इरिगेटेड फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्या होगा सर, बरसाती खेती। क्या होगा ये, रेनफेड फार्मिंग की बात करें, बरसाती खेती की बात करेंगे। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है बच्चों, हम मिक्स करके खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सी नदी ओलिव रिडले कछुओं के लिए घोंसले के मैदान के रूप में कार्य करती है? देवी नदी, ब्राह्मणी नदी, हुगली नदी या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, 32। जल्दी 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 जल्दी। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। बीच में लाइक करने में पैसा नहीं लगेगा, लाइक कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सर देवी नदी महानदी की एक सहायक नदी है, ये महानदी की सहायक नदी है जो कहां ओलिव रिडले कछुओं के लिए घोंसले के मैदान के रूप में कार्य करती है? ओडिशा। ब्राह्मणी नदी भी कहां की है? तो ये भी ओडिशा की नदी है। शंख और कोयल दो नदियों के मिलने से ब्राह्मणी नदी। और हुगली की बात करेंगे तो गंगा दो भागों में डिवाइड होती है फरक्का के पास, एक चली जाती है बांग्लादेश और एक जाती है वेस्ट बंगाल, जो हम हुगली के नाम से जानते हैं, जो हम हुगली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या काली नदी? क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। विंड डीजल लग रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, कहां कहां सोच लेते हो। चलो जल्दी बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 33, जोर लगा दो यार आज। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कैगा की बात करेंगे, कर्नाटक में है। ये कहां है बच्चों? कर्नाटक में है। और किस नदी किनारे? तो काली नदी के किनारे। गोदावरी की बात करेंगे, ये भी दक्षिण भारत की नदी, कृष्णा भी दक्षिण भारत की नदी और कावेरी भी दक्षिण भारत की नदी। लेकिन कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस नदी के किनारे है? काली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? काली नदी के किनारे। यानी सर कैगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के पास कैगा में स्थित एक परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्टेशन है। तो कहां? काली नदी के पास है। कितना संजोग है देखिए, कैगा, के फॉर कैगा, के फॉर काली, के फॉर कर्नाटक, के फॉर कैगा, के फॉर काली, के फॉर कर्नाटक। संजोग कितना है, याद रखने में कितनी आसानी है, याद रखने में कितनी आसानी है। देखिए क्वेश्चन कहता है सर डैश के दौरान एक अर्थव्यवस्था में चयनित वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट का औसत मूल्य समय के साथ बढ़ता है। तो किसमें? डिफ्लेशन में, इन्फ्लेशन में, रिसेशन में या स्टैगफ्लेशन में? मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या होगा? क्या होगा? इन्फ्लेशन। सर क्या कहा? कि एक अर्थव्यवस्था में जो चयनित वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट का औसत मूल्य है समय के साथ बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा रेट क्या होगा? हाइक होगा ना, प्राइस हाइक होगा। प्राइस क्या होगा? हाइक होगा। चलिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? वेयर इज द बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड? सिक्किम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहां होगा? सर बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। अगर कर्नाटक की बात करते तो कर्नाटक में भी है। जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कर्नाटक में कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कोई आइडिया? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। और उसका भी नाम बा से, बी से ही है। उसका भी नाम बी से है। एक दोस्त चाहिए दोस्ती के लिए। जरा हमारा सर्जिकल स्ट्राइक पड़ेगा, जरा देखिए टेक्निकल टीम या दुवंशी जी को जरा दोस्त दे दीजिए। चिंता मत करो, अभी सर्जिकल स्ट्राइक लगेगा। बांदीपुर भैया, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और बांदीपुर, बांदीपुर ये कहां? ये कर्नाटक में है। राज्य के राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल अगर शपथ लेगा तो किस आर्टिकल के तहत लेगा? जरा बताइए। 153, 155, 159 या 158? चिंता मत करो, दोस्तों ने उसे भी एकांतवास में भेज देंगे। चिंता मत करो, वो एक एकांतवास में चला जाएगा अभी। सर 159 के तहत राज्यपाल शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है?
राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जल्दी, क्विक। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? 53 कहा शपथ की बात किया? शपथ की बात कर रहा है। 53 से तो राज्यपाल की स्थिति के बारे में बताता है, राज्यपाल की स्थिति के बारे में बताएगा। शपथ की बात किया। सर कैसे गलती करोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलती करोगे, सिलेक्शन कैसे होगा बताओ। शपथ कौन दिलाएगा? तो जिस राज्य के राज्यपाल होंगे उस राज्य के जो हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाएंगे, याद रखना। विद्युत चालकता की एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? ओम, ओम सीयू या महो क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। भारत के राष्ट्रपति अगर शपथ दिलाएंगे बच्चों, तो आप सोचो ना, इतने राज्य के राज्यपाल हैं, परेशान हो जाएंगे। रामनाथ कोविंद साहब, उनको बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा। कभी बिहार का दौरा करेंगे तो पता चलेगा कि राष्ट्रपति कहाँ गए? अरे वो शपथ दिलाने गए थे ना बिहार। वो भी परेशान हो जाएंगे, राष्ट्रपति भी। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन, अगर ये गलती करते हो तो चलिए। अगर कंडक्टिविटी की बात करते, चालकता की बात करते, तो चालकता की इकाई क्या है? सीमेंस प्रति मीटर। सीमेंस प्रति मीटर अगर चालकता की बात करते, लेकिन चालकता था नहीं केवल ना, केवल चालकता था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38। लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से डैश द्वारा निष्कासित जा सकता है? कैसे? राष्ट्रपति द्वारा निष्कासित किया जा सकता है, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव, या ये सभी? क्या होगा? चलिए यहां नन कर देते हैं, यहां नन कर देते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से किनके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो सर किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है, यानी यहां नन हो जाएगा। किसके द्वारा निष्कासित किया जाएगा? यानी लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है, ना प्रधानमंत्री से मतलब है, और संसद के दोनों सदनों से कतई कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर की बात करेंगे तो लोकसभा में ही बात जाएगी। कहां जाएगा बात? लोकसभा में ही बात जाएगा, हमेशा याद रखना। कहां जाएगा ये? लोकसभा में ही बात जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जल्दी। जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया, या सरोजिनी नायडू? या सरोजिनी नायडू? क्या होगा ये? सर दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो लोकनायक कहा जाता है, इन्हें पीपल्स हीरो कहा जाता है, और इन्हीं के नाम से पटना में जो हवाई अड्डा है, इन्हीं के नाम से पटना में हवाई अड्डा। राम मनोहर लोहिया की बात करेंगे, क्वेश्चन आता है कि सर 1942 के अगर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रेडियो बनाया गया था, उस गुप्त रेडियो में लगातार बोलने वाला कौन था? राम मनोहर लोहिया। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो भारत की पहली महिला राज्यपाल यूपी की। इसके अलावा 1925 में कानपुर में अधिवेशन, पहली महिला अध्यक्ष। इसके अलावा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाली भारतीय महिला तरफ से सरोजिनी नायडू। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा होगा 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, नमक सत्याग्रह, तब गांधी जी के साथ कौन दिया? सरोजिनी नायडू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्र को संपादित किया था? इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, या इंडियन मिरर? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्र को संपादित किया था? क्या होगा ये? इंडियन ओपिनियन। अरे सोचो ना, हम ओपिनियन किससे मांग रहे हैं? भारतीयों से मांग रहे हैं। क्यों? वहां आंदोलन छेड़ना था, तो इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में संपादित किया गया, लिखा गया किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल राजाओं द्वारा बनाया गया है? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, श्रीरंगम मंदिर तिरुचिरापल्ली, या दुर्गा मंदिर आईहोल? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब? सर बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर,
क्या होगा? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। यानी कौन सा मंदिर चोल राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर किया गया था। क्या होगा? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर किया गया था। अब यहां से आपके लिए एक और अच्छी खबर यही है कि सर ये मंदिर पूछा जाता है कहां है, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में, श्रीरंगम मंदिर तिरुचिरापल्ली और दुर्गा मंदिर आईहोल, ये सब के सब साउथ इंडियन टेम्पल हैं। सब के सब साउथ इंडियन टेम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था? आत्मीय सभा, प्रार्थना सभा, आर्य समाज या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जल्दी, क्योंकि अभी 58 क्वेश्चन बचे हैं। जैसे ही 50 क्वेश्चन होगा आपसे स्कोर पूछे जाएंगे कि भैया कितने सही हैं, कितने स्किप किया, कितने नेगेटिव किया। गलती मत बताना, झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ मत बोलना। सर आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की बात करेंगे तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। क्लियर है? क्या होगा? आत्मीय सभा। भैया कहां आर्य समाज के चक्कर में हो? कहां आर्य समाज के चक्कर में हो? आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय की बात कर रहा है, दयानंद सरस्वती नहीं। कहा? दयानंद सरस्वती की बात नहीं किया। कैसे गड़बड़ कर बैठे? ये तो आसान सा सवाल था। नहीं, ये तो आसान सा सवाल है, ये तो गड़बड़ कैसे कर बैठे? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं? बताओ। क्वेश्चन नंबर 43, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख की बात करेंगे तो सर ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसमें? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा? हरिसेन ने। यानी प्रयाग प्रशस्ति गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया एक अभिलेख है। किसने लिखा? तत्काल विद्वान हरिसेन द्वारा लिखा गया संस्कृत में। इसके अलावे इस अभिलेख को अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ पर लिखा गया, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन कि इस अशोक स्तंभ को सबसे पहले प्रयागराज जनपद यानी जिला कौशाम्बी में किसने लाया? तो कौशाम्बी में स्थापित किया गया था। बाद में अकबर ने इसे अपने किले अकबर ने यानी इलाहाबाद का किला में स्थापित कर दिया। तो इलाहाबाद की स्थापना किसने किया? अकबर ने किया 1583 ईस्वी में इलाही समझ चलाने के बाद। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में निम्न में से कौन सी पवन बहती है? पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर, लू या मैंगो शॉवर्स? क्वेश्चन नंबर 44। जल्दी, क्या होगा जवाब इसका? सर पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बात करें, अगर इंडिया की मैप करेंगे तो भैया यहां से आने वाली हवाएं परेशान करती है। तो पश्चिमी भाग में निम्न में से कौन सी पवन बहती है? तो पश्चिमी विक्षोभ बहती है। लू की बात करेंगे तो ये कहां बहता है? नॉर्थ इंडिया में। कहां बहेगा? नॉर्थ इंडिया में बहेगा लू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो नाम के प्रस्ताव को मंजूरी कहां दी है? वर्धा, नागपुर, मुंबई या दिल्ली? क्वेश्चन नंबर 45। कुछ बच्चे ऐसे आंसू बहा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि तैयारी कैसी है। समझ में आ रहा है तैयारी कैसी है। जैसे कुछ लेकर आएंगे ना, बताएंगे अनअकैडमी के बारे में, तो कहोगे सर आ गए प्रचार करने। सर ये उस बच्चों की जरूरत है जो रियली में भटका हुआ है। तो वर्धा याद करिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव लाया गया। कहां लाया गया? वर्धा में लाया गया। अगर मुंबई होता और वर्धा ना होता तो क्या होता? जवाब मुंबई होता। लेकिन वर्धा और मुंबई दोनों है, वर्धा और मुंबई दोनों है, तो किसके साथ जाएंगे? वर्धा के साथ जाएंगे, ना कि मुंबई के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडोनेशिया में घातक सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? माउंट सिंगबंग, माउंट मेरापी, माउंट रिंजनी या माउंट अगुंगुंग? और मैं बता दूं, जो आपके आंसर होंगे वो 2013 के बाद से लगातार एक्टिव हो गया है। 2013 के पहले डेड था, 2013 के पहले बिल्कुल सोया होता, इनएक्टिव था, लेकिन 2013 के बाद ये पूरा एक्टिव हो गया है। उसका नाम क्या है? तो माउंट सिंगबंग। क्या नाम है इसका? माउंट सिंगबंग।
माउंट सिंगबंग। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? जरा समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, बिल्कुल थंब दिखा देना सर बिल्कुल समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए कार्य का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट फॉर वर्क डन इज, किए गए कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? पास्कल, जूल, न्यूटन या ओम? क्या होगा? जूल। भैया एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, एनर्जी की बात कर रहा है, वर्क की बात कर रहा है, तो वर्क की बात करें, एनर्जी की बात करें, क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मोतिहारी में बनने वाला नया तेल टर्मिनल को ईंधन की आपूर्ति करेगा? कौन ईंधन की आपूर्ति करेगा? म्यांमार, भूटान, चीन या नेपाल? किसको करेगा? यानी बिहार के मोतिहारी में बनने वाला नया तेल टर्मिनल डैश को ईंधन की आपूर्ति करेगा? किस देश को ईंधन की आपूर्ति की जाएगी? किस देश को ईंधन की आपूर्ति की जाएगी? तो सर भूटान किसे करे, सॉरी बिहार किसे करेगा? नेपाल करेगा। यानी बिहार से सटा हुआ है ना नेपाल, बिहार से सटा हुआ है नेपाल। तो कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बिहार में मोतिहारी में एक नया ऑयल टर्मिनल बनाने की योजना बनाई है ताकि नेपाल में अमेलगंज तक नियोजित पाइपलाइन के माध्यम से पड़ोसी देश नेपाल को ईंधन की आपूर्ति की जा सके, ईंधन की आपूर्ति की जा सके। ठीक है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लॉपी डिस्क का भंडारण आकार क्या है? यानी स्टोरेज कैपेसिटी, क्षमता क्या है फ्लॉपी डिस्क की? 5, 6, 7, 3, 16, मतलब जितने लोग उतने नाम। कभी तो कोई लोग 9 के राज्य के साथ हैं, कितने राज्य होंगे? चलिए इसका जवाब दीजिए, मैं बता दे रहा हूं कितने राज्य हैं नेपाल के साथ सीमा लगता है। 1.44 MB जो फ्लॉपी डिस्क अब चलता नहीं है, फ्लॉपी डिस्क का जो भंडारण आकार था वो क्या था? 1.44 MB है। क्या बच्चों? 1.44 MB है। तो कौन कौन सा हमारे एरिया में बस जब पंक्चर हो जाए तो पता कंडक्टर क्या कहता है? उतर उतर बस पंक्चर बा। क्या कहता है? उतर उतर बस पंक्चर बा। बुझा गईल कि नहीं बुझात? बुझा गईल ना रघुआ, बुझा गईल ना? तो देख नेपाल से बताएं, नेपाल से बोला जाए तो क्या होगा? उत्तर यूपी, उत्तराखंड यूके, उत्तराखंड यूके, बिहार, सिक्किम, पंचरबा, वेस्ट बंगाल। यानी 1, 2, 3, 4, 5 राज्य की सीमा लगता है। कितने? 5 राज्य का सीमा लगेगा बच्चों। कितना लगेगा? 5 राज्य का सीमा लगेगा, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? सरकार का बैंकर, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व या नन कोई नहीं? का भाई नखे बुझात? बुझा गई ना? हाँ चला देखल जाई। बताओ क्वेश्चन नंबर 50 क्या होगा? इसके बाद से अब आप अपने मार्क्स शेयर करिए। सर आरबीआई का सारा काम है, ये सरकार का बैंकर भी है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी और विदेशी मुद्रा रिजर्व का कस्टोडियन भी है। अब अपने अपने मार्क्स शेयर करिए, कितने मार्क्स आए हैं? 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने स्किप लिया है? जल्दी 50 में से जरा बता दो कितने क्वेश्चन सही है। 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही है आपके? पचास में से कितने? 46। अच्छा बहुत सही, वाह। किसी का 46 है और किसी का 40/50। बहुत सही, बहुत बढ़िया। 40/42 बहुत बढ़िया। सर एक चीज समझना, अगर आपके 50 में से 35 प्लस हैं, अगर 50 में 35 प्लस है बिना नेगेटिव यानी स्किप,
विदाउट बच्चों एकदम वेट करना, विदाउट नेगेटिव अगर आपका 35 सही है, आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। अगर बिना नेगेटिव 35 राइट है, आपकी तैयारी बहुत लाजवाब है। ये आप हमेशा मान के चलना, तैयारी आपकी बहुत लाजवाब है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मून? निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा पर उच्चतम बिंदु है? कौन चंद्रमा पर उच्चतम बिंदु है? जल्दी, कौन चंद्रमा पर उच्चतम बिंदु है? क्या होगा? चंद्रमा पर उच्चतम बिंदु की बात करेंगे तो माउंट लिबनिट्ज है। कौन है? माउंट लिबनिट्ज। यानी आधा सफर पूरा हुआ, अभी आधा बाकी है। आधा सफर पूरा हुआ, अभी आधा बाकी है। पता नहीं देखो सर, भारत के मैकियावेली के नाम से कौन जाना जाता था? हु वाज नोन एज मैकियावेली ऑफ इंडिया? भारत के मैकियावेली के नाम से कौन जाना जाता था? जल्दी, क्या हो गया? नहीं, सवाल जवाब नहीं हुआ, बच्चे स्किप करना शुरू कर दिए, नहीं बनता है हमसे। यही तो गड़बड़ है सर, पेशेंस से नहीं रख पाते हो ना। तो भारत के मैकियावेली की बात करें, चाणक्य, कालिदास को बात करें तो शेक्सपियर। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। यानी चाणक्य को भारत का मैकियावेली, कालिदास को भारत का शेक्सपियर, सरदार पटेल को क्या कहते हैं? सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क। 52, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस, सिकोया गिंगेटम, रेप्लेसिया अर्नोल्डी या उल्फिया? क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, हाँ 51 में अगर 51 सही है तो भैया सिलेक्शन तो होगा ही, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो। अगर ऐसा है, वाकई में अगर ऐसा है तो सर आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हो सर हमें सही है तो फिर बहुत बढ़िया। क्या होगा ये? सर सिकोया गिग्नेटम। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया गिग्नेटम है। विश्व के सबसे लंबा, सबसे बड़ा फ्लावर की बात करेंगे, सबसे बड़ी फूल तो कौन? रेप्लेसिया। सबसे छोटी फूल उल्फिया। सबसे छोटी फूल की बात करें तो ये 3 सवाल आपके लिए निकल कर आया है। ठीक है, चलिए, किसने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया था? सलेब डायनेस्टी, सैयद वंश, खिलजी वंश या गोरी वंश? हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रूल द दिल्ली सल्तनत? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, जल्दी। गोरी वंश भैया, कोई सुने हो गोरी वंश? ए गुल खिल तू सैलो में, गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तू से तुगला वंश, सै से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। गोरी वंश था ही नहीं, गोरी वंश था ही नहीं। सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन, ऑर्गन, हीलियम या नियॉन? क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, विच इज द हैवीएस्ट गैस? सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस कौन सी है? क्या होगा? सबसे भारी गैस रेडॉन है, इसीलिए ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। क्या होगा? रेडॉन। क्या होगा? रेडॉन। हवाई जहाज में किस धातु का उपयोग किया जाता है? पैलेडियम, ड्यूरेलुमिन, रोज मेटल या गन मेटल? 56। 56। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 7 बजे जुड़े हैं। भैया ये 6 बजे चल रहा था, मैंने कल भी बताया आपको कि 6 से 8 2 घंटे की मैराथन है। ये 2 घंटे की मैराथन है। तो क्या होगा? पैलेडियम। यानी हवाई जहाज में पैलेडियम। और अगर हार्ड अटेंसिल्स की बात करें, यानी कठोर बर्तन की बात करें, कठोर बर्तन की बात करें, जैसे प्रेशर कुकर की बात करें, तो क्या होगा? ड्यूरेलुमिन यूज करते हैं। यानी प्रेशर कुकर में क्या यूज करते हैं? ड्यूरेलुमिन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूचना के रूप में रिमोट सेंसिंग डेटा का प्रतिनिधित्व करने के सामान्य रूपों में से एक है। क्वेश्चन पढ़ना कहता क्या है कि वन ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिमोट सेंसिंग डेटा हम किस में यूज करते हैं? थीमेटिक मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, या डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, या लैंड यूज मैप्स? क्या होगा? सर विषयगत मैप्स, विषयगत मानचित्र में हम रिमोट सेंसिंग डेटा का यूज करते हैं। ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई गई है? गंगा, सतलुज, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा। क्वेश्चन नंबर 58। बिल्कुल आसान सा सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल। क्या होगा? बिल्कुल एसआई बिहार दरोगा के लिए भी ऐसे ही मैराथन क्लास लाए जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले इसका जवाब दे दो, क्या होगा? देख लो बच्चे का आरती के पीछे पड़ा है, पूजा अर्चना कुछ नहीं मिलेगा, आरती भी नहीं मिलेगा। भैया जवाब तो दे दो, कहां लगे हो चक्कर में? सर सतलज नदी पर बनाई गई है। किस पे बनाई गई है? सतलज नदी पर बनाई गई है। तो जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना से कितने राज्य लाभान्वित हैं? भाखड़ा नांगल परियोजना से कितने राज्य लाभान्वित हैं? जल्दी, भाखड़ा नांगल परियोजना से कितने राज्य लाभान्वित हैं? कितने राज्य को फायदा है? कितने राज्य को फायदा है? जल्दी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां है? महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात या केरल? क्वेश्चन नंबर 59। दो राज्य, बहुत बड़े, 4 राज्य। पवन जी का जवाब दिखा, 4 राज्य। कौन कौन सा? 5 राज्य भी हैं। पहले इसका जवाब दो, फिर मैं बता देता हूं। कई लोगों को लगेगा टाटा है ना झारखंड में। भैया ये मुंबई है, मैं बता दूं। ये कहां है? मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां? मुंबई, महाराष्ट्र। कहां ना, झारखंड लगाएंगे बच्चे। देखो जो कहा सर, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें, कैसे याद रखें? हिमाचल प्रदेश एक हो गया। अब यहां से 2 राज्य निकाल लो, हरियाणा और पंजाब। कितना हो गए? 3। और पी को जरा सा खींच दो, यानी राजस्थान। कितना हो गया? 4 राज्य। तो एचपी याद रखेंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। भारत में परछन बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एग्रीकल्चरल सेक्टर, रूरल एरिया, या फैक्ट्री सेक्टर, या अर्बन एरिया? क्या होगा? सर परछन बेरोजगारी यानी कहता है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, तो छिपी हुई बेरोजगारी कहां दिखता है? कृषि क्षेत्र में। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि हमारे भैया बाहर में काम करते हैं, खेती में आते हैं, अगर 1 साल नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता रहने ना रहने से। ठीक है। उत्तराखंड के सबसे महत्वपूर्ण संगीत रूपों में से एक डैश मूल रूप से शाही अदालतों में किया गया, शाही दरबारों में यूज किया जाता था। मांड, सुमार, थडिया या बरई? जल्दी बता दो, क्या होगा? क्या निकल कर आएगा? बी। इसका तो जवाब दे दो, थडिया। अरे यार हमें लगता है इसको पढ़ा चुके आपको, हमें लगता है इसके बिहार कांस्टेबल के लिए रैपिड फायर। भैया एक चीज हमेशा समझ लो, बिहार कांस्टेबल की बात करेंगे आपके लिए ये भी बेनिफिट है, बिहार कांस्टेबल के लिए भी बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकबर का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर का मकबरा किसने बनाया? खुद ने, अकबर ने बनाया, जहांगीर ने, या उसकी पत्नी जोधाबाई ने, या बैरम खां? कौन था? जल्दी। अकबर का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? कितने लोगों का जवाब सही होता है अभी देखना है। जहांगीर, बहुत बढ़िया। किसने बनाया? जहांगीर के द्वारा। किसने बनाया भैया? जहांगीर के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो अकबर का मकबरा कहां है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा, आगरा में।
अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में, सिकंदरा आगरा में किसने बनाया? तो इसका मकबरा जहांगीर द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया? जहांगीर द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा बनाया गया, हमेशा याद रखना। जोधाबाई क्यों बनाएगी यार? बैरम खां की बात करेंगे तो बैरम खां संरक्षक था, हमेशा याद रखना। बैरम खां संरक्षक था जो 1556 से लेकर 1560 के बीच। अब बैरम खां को भेज देता है, जाइए मक्का मदीना, और इसकी पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लेता है। कौन? अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे रसायन का राजा कहा जाता है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिल्वर नाइट या सल्फ्यूरिक एसिड? क्या होगा? जल्दी बताओ। देखो कैसे हंस रहे हो। हाँ, गूगली था, बिल्कुल गूगली था, तो काहे समझ लिए? एकमात्र हमें लगता है कि सर शेरशाह ही था जो अब जीते जी अपना मकबरा बनवा लिया था, भैया हम मरे तो हमें यहीं दफनाना। साथ कहां? तो सासाराम। सल्फ्यूरिक एसिड रसायनों का राजा, H2SO4, जिसे एक्वारेजिया भी कहते हैं, जिसे एक्वारेजिया भी कहते हैं, क्योंकि ये सोना चांदी सबको घुला लेता है अपने आप में। तो क्या होगा? ये सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, ये मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है, लेकिन किसी अन्य जानवर के काटने से भी रेबीज हो सकता है, क्या होगा? सांप, चमगादड़, चूहा या कोई नहीं? क्या जवाब होगा इसका? क्या हो सकता है बच्चों? जल्दी जल्दी। तो सर मैंने कल भी कहा था कि सैटरडे को 6 से 8 2 घंटे का सेशन होता है, आप लेट से जुड़े हो तो हमारी गलती है। बताओ। देखो जवाब होगा इसका चमगादड़। क्या होगा? चमगादड़। सांप काटेगा तो भैया मर जाएगा, रेबीज नहीं होगा। ठीक है, रैट की बात करेंगे तो इसके मरने के बाद क्या फैलता है? प्लेग। यानी चमगादड़। देखते हैं सर रेबीज किससे किससे फैल सकता है। तो रेबीज सबसे पहले एक वायरल डिजीज है, एक वायरस के कारण होगा, और इसके होने के बाद किसको डैमेज करेगा? CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, और ब्रेन में क्या होगा? सूजन हो जाएगा। तो किसके द्वारा हो सकता है? देखो, कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश और जंगली जानवर जैसे कि कंचे, रैकून, चमगादड़ आदि। चमगादड़ आदि, समझ में आ गया? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा और गलती करके आओगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपसे, एग्जामिनर बिल्कुल क्वेश्चन गलती करवा लेगा जानबूझकर। तो भैया जंगली जानवर कहा? तो बंदर भी ले आओ ना आप, बंदर भी ले आओ, वो भी काट ले आपको। आदिलाबाद किला, अच्छा, और जहांपना नगर किसके द्वारा बनाया गया था? ये पहले जवाब लग गया आपको, मोहम्मद बिन तुगलक। चलो मैं बता दिया। यानी आदिलाबाद किला और जहांपना शहर किसके द्वारा बसाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, MBT के द्वारा। अब जो कंपटीशन था, अब कंपटीशन कम हो गया। अब कितने क्वेश्चन बच गए? 99 क्वेश्चन में कंपटीशन रहा है। कितने क्वेश्चन में? क्योंकि एक क्वेश्चन का जवाब मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन का जवाब मैंने बता दिया, मोहम्मद बिन तुगलक। समझ में आ गया? हाँ, कोरोना भी उससे हो रहा है, कोरोना भी हो रहा है उससे। भैया जरा सा शेयर कर दो यार लिंक, तो मजा आ जाए। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सुबोध बनर्जी, BP वाडिया, लाला लाजपत राय, भारत भूषण पांडे। लोमड़ी भी होगा। जल्दी। सर लाला लाजपत राय ने, BP वाडिया। अब देखो एक चीज समझना, लाला लाजपत राय की बात करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, पेपर में कई बार आता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC की स्थापना 1920 में की गई और उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। आप लोग लाला लाजपत राय के साथ जाओगे, मुझे पता है, लाला लाजपत राय के साथ जाओगे, बिल्कुल मुझे पता है। ये गलती कतई ना करना, ये गलती कतई नहीं करना, क्योंकि कई बार पेपर पूछा गया है, उसमें AITUC है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की। किसने? लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने। ठीक है,
आगे देखो, कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? द कृष्णा राजा सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी? जल्दी। सर आप कहां के रहने वाले हो भैया, क्या बता दें? चलो बता दो, मैं झारखंड का रहने वाला हूं। बहुत कंफ्यूज ऑप्शन देते हैं बच्चों, इसीलिए ताकि आपकी नॉलेज इनहेंस हो, नॉलेज बढ़े। क्या होगा? कृष्णा राजा सागर बांध, कावेरी, आप सब लगा रहे हो कृष्णा, सब लगा रहे हो कृष्णा, जो कतई गलत है, कतई सही नहीं है। कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पे है? कावेरी नदी पर है, महानदी पर नहीं, गोदावरी पर नहीं, कृष्णा पर नहीं। कृष्णा पर पता क्या है? नागा अर्जुन सागर बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम डैम, ये किस पर है? ये कृष्णा पर है। और हमेशा याद रखना कि महाभारत में दो ही जोड़ी चली थी, कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी। तो कृष्ण नदी पर अर्जुन नागा अर्जुन सागर बांध है, कृष्ण नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध है। समझ में आ गया? मजा आ गया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है जरा मन में तब जरा बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, वेवेल योजना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या माउंटबेटन रिफॉर्म? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 67? क्वेश्चन नंबर 67, जल्दी जल्दी। हाँ, अलमाटी बांध भी है, बहुत बढ़िया। किसने बताया? चौधरी साहब, क्या बात है चौधरी साहब, दिल जीत लिया आपने, दिल जीत लिया आपने, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा सर? होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब समझना, 1909 रहता तब होता मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, लेकिन कहा 1919 का अन्य नाम क्या है? आज मैं बता दूं, जो मेरे टेलीग्राम लिंक है ना, चैनल है ना, उसमें बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। राजन सिप्पी नाम का एक बच्चा है जिसने क्वेश्चन किया था, तो मुझे लगा यार एक बच्चा और 2-3 बच्चों ने गलत जवाब दे दिया, तब मुझे लगा ये क्वेश्चन मैं वहीं से उठा लूं और मैं फिर सबको आपको बता दूं सबके सामने, ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए। सेशन अगर समझ में आ जाए, मजा आ जाए तो लाइक कर देना। यानी और एक चीज और समझना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात करें, पहली बार कम्युनल यानी सांप्रदायिकता का जो जन्म देखने को मिलता है, यहां पर देखने को मिलता है, और यहां देखने को मिलता है क्या? सिख को बढ़ा दिया गया, सिख को बढ़ा दिया गया। ठीक है। माउंटबेटन की बात करें तो भारत के लिए अंतिम प्लान कौन है? माउंटबेटन योजना, जो 3 जून प्लान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 3 जून प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? 3 जून प्लान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माचिस की तिल्लियों में क्या पाया जाता है? सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम या पोटेशियम क्लोरेट? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 68? क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, जल्दी 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 बता दो, जल्दी क्या होगा इसका? बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं फास्फोरस, बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं फास्फोरस। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। बच्चों कह रहा तिल्लियों, लिखा है क्या कहीं मैच बॉक्स? मैच बॉक्स लिखा है? नहीं लिखा है ना। क्या लिखा है? माचिस का जो तिल्ली होता है, आप कैसे आपको माचिस का तिल्ली दिखाएं? यहां कैसे माचिस का तिल्ली दिखाएं? कैसे गड़बड़ कर बैठे? अगर होता मैच बॉक्स तब कहते रेड फास्फोरस, लेकिन कह रहा है माचिस की तिल्ली की बात कर रहा है, माचिस की तिल्ली की बात कर रहा है। गड़बड़ कर बैठे, कर बैठे ना गड़बड़। देखो समझाने का प्रयास करते हैं। कहता माचिस की नोक पर मौजूद रसायन पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, स्टार्च और गोंद होता है, जबकि माचिस की सतह में लाल फास्फोरस, पाउडर ग्लास और गोंद होता है, और गोंद होता है। गड़बड़ कर बैठे। मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन पर जोर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। नहीं पढ़ोगे तो किसका जाएगा? हमारा नुकसान होगा नहीं ना। गूगली नहीं है, पढ़ते नहीं हो यार। अब बताओ मैं आपके बदले पढ़ दूं, चिल्ला चिल्ला के तो पढ़ रहा हूं, फिर भी नहीं करते हो, फिर भी नहीं करते हो। चीजें कैसे सुधरेंगी?
लाहौल बिला कुवत का होई। रक्त के थक्के को लाने के लिए आवश्यक एंजाइम है पेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज या थ्रोम्बोकाइनेज। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, जल्दी। गलती हो गया ना? हाँ, गलत बता रहे हम सर, आज तक सही बताते कहां हैं, गलती तो बताते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी क्या होगा, क्या होगा? थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज। अब देखो कई बच्चे सोचेंगे पता है क्या है, ढूंढेंगे विटामिन के, ढूंढेंगे, हमने विटामिन के पढ़ा था, फिर फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन भी ढूंढेंगे, हिपैरिन भी ढूंढेंगे, लेकिन हमने क्या पूछ दिया, एंजाइम पूछ दिया। अब यही तो गड़बड़ है, यानी ब्लड को जमाने के लिए सर विटामिन भी चाहिए, फिर प्रोटीन भी चाहिए और एंजाइम भी चाहिए। समझ लो क्या चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए और एंजाइम भी चाहिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? सब ये सब क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछे गए हैं, सब क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको ना, सब सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पृथ्वी की ऊपरी परत किसका मिश्रण है, सियाल, सीमा, मेंटल या नीफे। क्वेश्चन नंबर 70, जल्दी बताओ। जल्दी 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 भैया बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 70। देखो पृथ्वी के ऊपरी परत की बात किया, ऊपरी परत की बात करें सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। मेंटल की बात करें तो होगा सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और कोर की बात करें तो है नीफे, निकेल और फेरस ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? ये हो गया सियाल, ये हो गया सीमा, ये हो गया नीफे, ये हो गया नीफे। ये आपके सही हैं, ये आपके सही है, बिल्कुल सही हैं। परसेंटेज पूछेगा तो याद रखना ये 83% है, ये 16% है और ये मात्र 1% है क्रस्ट। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द सिक मैन ऑफ एशिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की या चीन। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, जल्दी। क्वेश्चन नंबर, हाँ सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। देखा नहीं आजकल चल रहा है, बुलाती है तो जाने का नहीं, नींद आता है तो सोने का नहीं। सुना है ना, बुलाती है तो जाने का नहीं, नींद आता है तो सोने का नहीं। आप सोओगे दूसरा फायदा उठाएगा। पहले चलता था कि बच्चा सो जा गब्बर सिंह आएगा, अब चलता है बच्चा सोना नहीं है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी किसी और के हाथ। तो ये सब याद रखना, ये सब ट्रिक है, याद रखिए कमरे में लिख लिख कर। सर एशिया की मरीज की बात किया, सबसे पहले छाटिए तुर्की कहाँ है, यूरोप में, और इसे यूरोप का मरीज कहते हैं, यूरोप का मरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरोप का मरीज कहते हैं। समझ में आ रहा है, यूरोप का मरीज कहते हैं। तो कहा एशिया का मरीज, तो तुर्की को निकालो ना बाहर, तुर्की का है एशिया, क्या कर रहा है वो, क्या हो जाएगा, चाइना होगा, चीन होगा, क्या होगा, चीन होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया ना क्वेश्चन क्या कहा। तो सोचो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एशिया का मरीज चाइना को कहेंगे, तुर्की को कहेंगे यूरोप का मरीज, तुर्की को कहेंगे यूरोप का मरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है, एरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीटोसिन, पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 72 क्या होगा, ऑक्सीटोसिन क्या है, ये एंटीबायोटिक नहीं है, जबकि एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन भी
पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है जो कवक से बना है, किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड कौन है? हु इज इंडिया सेकेंड मिस वर्ल्ड? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी। अच्छा देखो 2600 होने वाले हैं हम लोग, हमारा परिवार 2600 होने वाला है, लेकिन हम लोग लाइक तो कर दो यार, तभी तो हमें भी मजा आए ना। इतना एनर्जी कैसे मिलेगा लगातार 2 घंटे क्लास, 100 क्वेश्चंस, कुछ नया सोचने का। तो आप जितने सारे मित्र हैं, बंधु हैं, जितने दोस्त हैं, जितने सारे फ्रेंड्स हैं या जितने सारे एस्पायरेंट हैं, आप भी उधर से लगाइए जोर। मैं तो जोर लगा ही रहा हूं। नहीं, आगे देखिए। ऐश्वर्या राय भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड की बात करें, ऐश्वर्या राय है। मैं एक ट्रिक दे चुका हूं आपको ब्लैक मैजिक शो में ट्रिक दे चुका हूं। क्या होगा ट्रिक? आपको याद है क्या ट्रिक होगा? रेड अप। क्या होगा बच्चों? रेड अप यानी पहला 1966 में रीता फारिया, दूसरा ऐश्वर्या राय, तीसरा डायना हेडन, चौथा युक्ता मुखी, पांचवा पीसी यानी प्रियंका चोपड़ा, छठा मानुषी छिल्लर। यानी अब तक 6 मिस वर्ल्ड बनी है भारत से। कितने? 6 मिस वर्ल्ड बनी है भारत से। कितने बने? 6 मिस वर्ल्ड बनी है और 2 मिस यूनिवर्स। तो कौन कौन? सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त का समूहन, द ग्रुपिंग ऑफ ब्लड इज बेस्ड ऑन सब्सटेंसेस कॉल्ड। रक्त का जो समूहन है, ग्रुप है, किस पदार्थों पर आधारित होता है? एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीटॉक्सिन या एंजाइम? क्या होगा? हाँ, रानू मंडल बोल रहे, बहुत बढ़िया। तो बेटा एक काम करना, जिस दिन एग्जाम हॉल में पूछेगा ऑप्शन अपने मन से कंप्यूटर को ऐसे करना, ऐसे करके कंप्यूटर में एक और ऑप्शन बनाना, रानू मंडल बना देना। चलिए जल्दी। क्या होगा? जवाब होगा एंटीजन के आधार पर हम ब्लड को ग्रुपिंग करते हैं। जो 4 ग्रुप ए बी, फिर ए बी और ओ, 4 ग्रुप है। क्या बच्चों? 4 ग्रुप है। नहीं दिखा नहीं? किसी से पूछा गया भैया आपका कौन सा ग्रुप है, तो कहता है मेरा सिंगल ग्रुप है। भैया ब्लड ग्रुप बताओ, तो कहता है सिंगल ग्रुप है, जबकि उसे पता होना चाहिए ए ग्रुप, बी, ए बी और ओ। देखो क्वेश्चन नंबर 74 कहता है यदि किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल यानी अनुकूल नहीं है उस देश का, तो कौन सा संस्थान उस देश की मदद करेगा? क्या होगा? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या एशियन डेवलपमेंट बैंक? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या होगा? यानी आपकी जब स्थिति खराब है तब क्या होगा? बच्चों 1 मिनट वेट करना, ठीक है? 10 सेकेंड वेट करना, क्या आवाज चली जाएगी। थोड़ी सी सेल अपनी चेंज कर लूं। चलिए, तो जवाब क्या होगा इसका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। किससे मदद, कहां से मदद मिलेगा? आईएमएफ से मदद मिलेगा। समझ में आ गया? हाँ, 10 सेकंड हो गए तो हमारा भी हो गया ना 10 सेकंड में। अब बच्चे स्मार्ट हो गए आज। देखो पहली बार देखोगे, मूरम सिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है? मूरम सिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है? और ये पेपर में पूछा गया, आस्क क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जल्दी बता दो क्या होगा? जल्दी क्विक। सर मूरम सिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मेघालय या कोई नहीं? मूरम सिल्ली बांध कहां पर है? तो सब जाएंगे तमिलनाडु, लेकिन कहां है? छत्तीसगढ़ में है। कहां है?
छत्तीसगढ़ में। मुझे पता था सब मेघालय करोगे, सब तमिलनाडु जाओगे, क्यों? मूरम है ना, लास्ट में जो माँ लगा हुआ है ना, आपको लगेगा संस्कृत लैंग्वेज है, कहाँ जाएंगे? दक्षिण भारत में। लेकिन कहाँ फंस गए आकर? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ में। यानी मूरम सिल्ली बांध महानदी की एक सहायक नदी सिलारी नदी पर है। और ये क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। कहाँ? छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया। तो मूरम सिल्ली बांध महानदी की एक सहायक नदी सिलारी नदी पर है, जो पृथ्वीधरा तटबांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मदर इंडिया किसने लिखी? अब यहां से कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो लगेगा यार पहली बार देखे हैं, और अगर जानते भी हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप गलत करोगे। क्यों? क्योंकि सर इतनी बार ये रिपीट होता है फिर भी हम गलती करते हैं। हु रोट मदर इंडिया? मदर इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, कैथरीन मेयो, नवीन चावला या मैक्सिकम गोर्की? जल्दी। क्या होगा सर? मदर इंडिया की बात करेंगे कैथरीन मेयो, और मदर टेरेसा। मदर टेरेसा किसने लिखा? नवीन चावला ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। तो मदर इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कैथरीन मेयो के द्वारा। और मैक्सिकम गोर्की की बात करेंगे तो इन्होंने मदर लिखा है। 1906 में मैक्सिकम गोर्की द्वारा लिखित माँ उपन्यास क्रांतिकारी कारखाने के श्रमिकों के बारे में है, जो पहली बार अंग्रेजी में लिखा गया और 1907 में रूसी लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है? जल्दी। क्वेश्चन नंबर 80। 80 का दम नहीं, 80 का दम क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, एवरी वोट्स अकाउंट। बहुत बढ़िया सर। ये क्या कहता है कि आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 कहता है अटॉर्नी जनरल। 72 की बात करेंगे, राष्ट्रपति को फांसी की सजा माफ करने का अधिकार है। और कैग की बात करेंगे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो 148 है। 148 है। 74 की बात करेंगे, मंत्रिमंडल। 74 की बात करें तो क्या होगा? मंत्रिमंडल। 74 की बात करें तो क्या होगा? मंत्रिमंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दस्त ए लूट रेगिस्तान किस देश में स्थित है? दस्त ए लूट डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दस्त ए लूट रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तुर्कमेनिस्तान, सोमालिया, सऊदी अरबिया या ईरान? क्या होगा? जल्दी। एवरी वोट काउंट। बता दो क्या होगा इसका? दस्त ए लूट की बात करेंगे, ईरान में है। सोमालिया में सर समुद्री डाकू होते हैं, रेगिस्तान नहीं। सब समुद्री। पता है सोमालिया लगाओगे, देखो कई सारे बच्चे सोमालिया के चक्कर में हैं। द लूट डेजर्ट, जिसे व्यापक रूप से दस्त ए लूट के नाम से जाना जाता है, एक बड़ा लवणीय नमक रेगिस्तान है जो किरमन और सिस्तान और बलूचिस्तान ईरान के प्रांतों में स्थित है। ठीक है। पटाका किस देश की मुद्रा है? बहुत बढ़िया। पटाका किस देश की मुद्रा है? विच कंट्री करेंसी इज पटाका? पटाका किस देश की मुद्रा है? सुने हो कभी? चाबार पोर्ट। बहुत बढ़िया। पटाका किस देश की मुद्रा है? मकाऊ, सोमालिया, तंजानिया या युगांडा? क्या हो जाएगा? पटाका की बात करें तो सर पटाका कहां? मकाऊ की मुद्रा है। और सोमालिया, तंजानिया, युगांडा सीलिंग। क्या है? सीलिंग है। सोमालिया मोगादिशु, युगांडा कंपाला। युगांडा कंपाला यानी कहां? मकाऊ है।
कहां है? मकाऊ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द ग्लोब? अनेक्जीमेंडर, मार्टिन बेहम, रॉबर्ट पियरी, एमंडसन। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, जल्दी। अगर ग्लोब की बात करें तो सर अनेक्जीमेंडर ने मैप, नक्शा का आविष्कार किया। ग्लोब का आविष्कार मार्टिन बेहम और रॉबर्ट पियरी ने नॉर्थ पोल की खोज की और एमंडसन ने साउथ पोल की खोज की। यानी रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव, एमंडसन दक्षिणी ध्रुव, मार्टिन बेहम ग्लोब, अनेक्जीमेंडर नक्शा मैप, अनेक्जीमेंडर मैप। क्लियर है ना? तो यार लाइक क्लियर है तो अभी भी 200 बच्चे का अंतर है, लाइक तो कर दो कम से कम प्यारे मेरे लाल पीले, कम से कम मजा तो आए। दूध का खट्टापन किसके कारण होगा? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या कवक। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे। सर ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। लैक्टोबैसिल्स, दूध का खट्टापन किसके कारण होगा? लैक्टोबैसिल्स के कारण। लैक्टोबैसिल्स क्या है? तो लैक्टोबैसिल्स इज अ बैक्टीरिया। सिंपल सा एग्जांपल है, लैक्टोबैसिल्स इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राष्ट्रीय संरक्षण ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 14 दिसंबर या 25 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय संरक्षण ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 14 दिसंबर को या 25 दिसंबर को? क्या होगा सर? ये 14 दिसंबर को मनाते हैं, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, अटल जी का जन्मदिन, सुशासन दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। ठीक है, यानी राष्ट्रीय संरक्षण ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को मनाएंगे। कब मनाएंगे बच्चों? 14 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, कौन ऊतक का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू? निम्नलिखित में से कौन ऊतक का एक उदाहरण है? मस्तिष्क, यकृत, रक्त या अमाशय? क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, जल्दी, क्विक। तो सर क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, ब्लड इज अ फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लड कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल संयोजी ऊतक है। क्या होगा? ब्लड होगा एग्जाम्पल इसका। क्या होगा बच्चों? ब्लड होगा एग्जाम्पल इसका। याद रहेगा, ब्रेन होगा ना, लीवर होगा ना, अमाशय होगा। लीवर की बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर है। और ब्रेन की बात करें तो सर ब्रेन का जो वजन है वो कितना है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का भार कितना होता है, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। मस्तिष्क का भार कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मस्तिष्क का भार कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बताना जरा जल्दी। मस्तिष्क का भार कितना होता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्विक, जल्दी। मस्तिष्क का भार कितना होगा? मस्तिष्क के भार की बात करें तो 1400 ग्राम। कितना होगा बच्चों? 1400 ग्राम होगा मस्तिष्क का भार, या 1350 ग्राम। 1350 ग्राम कितना होता है? 1350 ग्राम। ठीक है, 1300 से 1450 ग्राम। महिलाओं में 100 ग्राम कम होता है। महिलाओं में 100 ग्राम कम होगा तो भार होगा कम, याद रखना। ठीक है, चलिए
मानव की बात करें सर, क्वेश्चन था मानव में लार ग्रंथियों के कितने जोड़े होते हैं, तो मानव में लार ग्रंथियों के 3 जोड़े होते हैं। मानव में जो लार ग्रंथि है, सिलिवरी ग्लैंड्स है, वो कितने जोड़े हैं? 3 जोड़े हैं। कितने बच्चों? 3 जोड़े हैं। लार ग्रंथि की बात कर रहे हैं ना, पाचन तंत्र, जो पाचन क्रिया है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। और सबसे पहले किसका पाचन होता है? तो सबसे पहले स्टार्च का पाचन होगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। कहां? मुख में। कहां होगा? मुख में होगा। मुंह में शुरू हो जाएगा पाचन हमारा, मुंह में हमारा पाचन शुरू हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो जल्दी जल्दी बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88। अच्छा ये देखो, मनुष्य की 3 जोड़ी प्रमुख लार ग्रंथियां हैं। कौन? पैरोटिड, सब मांडिबुलर और सबलिंगुअल। इसे याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ सैकड़ों छोटी लार ग्रंथियां हैं, सैकड़ों छोटी लार ग्रंथियां हैं। क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? सऊदी अरब की राजधानी कहां है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरब की राजधानी कहां है? शारजाह, अबू धाबी, रियाद या दुबई? नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा सा सेशन मजा आ गया तो लाइक कर दो डियर, जरा जल्दी जल्दी जल्दी। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए क्या होगा सर, सऊदी अरब की राजधानी की बात करें रियाद है, जबकि अबू धाबी किसका? यूएई का। अबू धाबी किसका? यूएई का। यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। और शारजाह, क्या होगा बच्चों? तो शारजाह, अबू धाबी और दुबई, ये सब के सब कहां? यूएई के शहर हैं। ये सब के सब यूएई के शहर हैं। समझ में आ गया? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89। हु वाज द फाउंडर ऑफ आगरा सिटी? आगरा शहर के संस्थापक कौन था? मैं आपको कई बार बता चुका हूं ये आपके लेक्चर में। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, दरिया खान लोदी या दिलावर खान? क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 89 जल्दी। वाह, शुभम सिंह को सब पता है। आजकल शुभम सिंह पढ़ाने छोड़कर बाबा बन गए हैं। नहीं, शुभम सिंह को सब पता है। बढ़िया है। चलो कुछ नहीं, ना कुछ होगा तो कम से कम बाबा तो चलेगा ही। बहुत बढ़िया। देखो सर, आगरा शहर की बात करें बच्चों तो ये यमुना के किनारे, यमुना के किनारे, जिसकी स्थापना 1504 में कौन करता है? सिकंदर लोदी। और 2 वर्ष के बाद 1506 में आगरा कैपिटल ट्रांसफर हो जाता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि मिडाइवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में और दिल्ली सल्तनत में जो कैपिटल चेंज हुआ है, राजधानी परिवर्तन हुआ है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सबसे पहले राजधानी परिवर्तन होता है कहां से? लाहौर से दिल्ली। कौन करता है? इल्तुतमिश। तो ये जो चेंजेज हुआ है ये आप अपने नोटबुक में लिख लेना, भूलना मत। ये अपने नोटबुक में लिख लेना, भूलना मत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गांधीवादी योजना की शुरुआत किसने की? गांधीवादी योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, एम.एन. रॉय या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90। चलिए जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधीवादी योजना की बात करें, शुरुआत किसने की? नन ऑफ दीज। तो क्या लगता है सर, कोई किया था कि नहीं किया था, कि पहली बार देखा है? किया है स्थापना। तो किसने शुरुआत किया, इसकी बात करते हैं आगे। सर गांधीवादी जो प्लान है 1944 में श्री एम.एन. अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना को आगे रखा गया, जो वर्धा कमर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। कौन थे? वर्धा कमर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो ऑप्शन नंबर डी के जगह पे अगर श्री एम.एन. अग्रवाल होता
या श्रीमान नारायण अग्रवाल होता तो बिल्कुल सही होता, बिल्कुल सही होता। क्या होगा? एम एन रॉय नहीं, याद रखना, एम एन अग्रवाल, एम एन अग्रवाल, एम एन अग्रवाल। गलती मत करना बच्चों, गलती मत करना, एम एन रॉय नहीं होगा। क्या होगा? एम एन अग्रवाल, अग्रवाल साहब ने किया है। ठीक है, अब आ गए हम लोग 90 के पार। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इनटू ईस्ट डायरेक्शन? कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है? महानदी, नर्मदा, ताप्ती या लूनी? क्वेश्चन नंबर 91। चलिए जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, क्विक, जल्दी। सर कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहती है? महानदी। देखो एक बच्चा बोल रहा है कुलदीप जी हैं कि सर भूख लग गई। अच्छा ये बताओ, मैं जब क्लास पढ़ा रहा हूं आपको, मैंने कुछ खाया नहीं ना? अरे यार थोड़ा सा तो पेशेंस रख लो। 1 घंटा पढ़ा नहीं कि घर वालों को परेशान कर रखा है बच्चा कि सर भूख लग गई। घर वाले भी परेशान हो गए, नौकरी तो मिल नहीं रही है, बैठा बैठा खा रहा है केवल, यही तो बोलती है ना मान लोग। खैर कोई नहीं बच्चे, ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, 10 है, जैसे खत्म होगा बिल्कुल खाने की निकल पड़ेंगे नहीं। तो सर महानदी यानी नर्मदा, ताप्ती, लूनी, ये सब के सब कहाँ बहेंगी? तो सब के सब पश्चिम में बहेंगी। और नर्मदा और ताप्ती तो भैया जुड़वा बहने हैं, दोनों जुड़वा बहने हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्ट वैली से बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, और दोनों के दोनों एस्चुरी बनाती हैं, दोनों के दोनों एस्चुरी बनाती हैं, दोनों के दोनों क्या है? एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है? आज हर कोई ऐप यूज करता है, चाहे गूगल पे कर दूं, फोन पे कर दूं, लेकिन भीम ऐप जरूर है। तो भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या होगा? भारत हैवी इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरनेशनल फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, या भारत इंटरलिंक फॉर मनी? क्या होगा? जल्दी 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 बताओ क्या होगा। बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो भीम ऐप का सर भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है बच्चों? भारत इंटरफेस फॉर मनी है। याद रहेगा भीम ऐप का पूर्ण रूप भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉलीग्राफ क्या है? व्हाट इज पॉलीग्राफ? लाइट डिटेक्टर, साइन वेव ग्राफ, ईसीजी का ग्राफ, या ग्राफ का एक सेट? क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन की बुक है, यही तो होनी चाहिए यार। देखो दिन भर तो खाते रहते हैं हम लोग, घर में दिन भर खाते पीते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो खाते रहते हैं। और अगर खासकर एग्जाम का सीजन है ना, तो माँ परेशान रहती है, बेटा ये खा लो, बेटा ये पी लो। और बेटा क्या झुंझलाया रहता है, बेटा क्वेश्चन में उलझा है, बन ही नहीं आ रहा क्वेश्चन। क्योंकि पहले पढ़ने के समय में हम पढ़े नहीं, अब लास्ट समय में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो प्रॉब्लम हो जाता है। लाइट डिटेक्टर मशीन है ये पॉलीग्राफ। कहते हैं ना पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तुम्हारा, बहुत झूठ बोलते हो, हमारी धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है कि भैया आप क्या हो गया। यानी ये लाइट डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं ना, वो पॉलीग्राफ है। क्या है बच्चों? पॉलीग्राफ है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? चावल, सूरजमुखी, गन्ना, या जेट्रोफा? क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94। चलिए, मैंग्रोव 1 पाए जाते हैं। भैया ये लिखता जा रहा है, कहां पाए जाते हैं, क्या कहना चाह रहा है बच्चा, ये समझ ही नहीं आ रहा कि कतई। जल्दी, सर्वोदय प्लान किसका है? सर वो सर्वोदय प्लान की बात करेंगे तो अब विनोबा भावे आ जाइए, गांधी जी ने दिया था। सर एथेनॉल एक प्रकार का शराब है जो गन्ना से तैयार किया जाता है। कई बच्चे कहेंगे जेट्रोफा, तो जेट्रोफा से हम बायोडीजल तैयार करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? बायोडीजल तैयार करते हैं जेट्रोफा से। क्या तैयार करते हैं? बायोडीजल तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? बायोडीजल तैयार करते हैं। हमेशा याद रखना, जेट्रोफा से बायोडीजल। एथेनॉल एक प्रकार का क्या है? शराब है। ठीक है, क्लियर है? तो आइए देखते हैं
और इथेनॉल किससे प्राप्त होता है? स्टार्च के कई स्रोतों से इथेनॉल को फर्मेंटेशन किया जाता है, किण्वित करते हैं, जिसमें मक्का, गेहूं, अनाज का शरबत, जौ और आलू शामिल हैं। आलू शामिल हैं। आकाश सर का क्लास चल रहा था, परेशान होने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। और गन्ने और मीठे शरबत जैसे चीनी फसलों से। जबकि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो इथेनॉल का अधिकांश हिस्सा मकई से आता है। क्यों? क्योंकि मकई का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है वर्ल्ड में? तो मकई का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है। अमेरिका में इथेनॉल किससे बनाया जाता है? मकई से। सर शराब ही तो है, शराब ही है। समझ में आ गया? चलिए, हाउ टू जोश, अपना जोश बना के रखो, हमारा जोश बना रहता है हमेशा। ग्वाइटर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ गंडमाला, किसकी कमी के कारण होता है? जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? गंडमाला सर बिल्कुल आसान सा सवाल, आयोडीन की कमी से। आयोडीन के कमी से ग्वाइटर डिजीज होगा। किसके कमी से? ग्वाइटर डिजीज आयोडीन के कमी से, ठीक है। चलिए, वर्षा के जल की गिरती हुई बूंद को गोलाकार आकृति प्राप्त होती है किससे? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ग्रेविटेशनल फोर्स। परेशान ना हो, भूख लग गई, 3-4 क्वेश्चन है, रुक जाओ तो वेट कर लो। चलिए बताइए क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या होगा सर? सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव। वर्षा के जल की गिरती हुई बूंद को गोलाकार आकृति प्राप्त होती है, सरफेस टेंशन। एक क्वेश्चन आता है कि सर गर्म खाना के ठंडे खाने की तुलना में गर्म खाना हमारा स्वाद लगता है जीभ पे, आता है ना कि ठंडी सूप की तुलना में गर्म सूप जो होता है वो ज्यादा टेस्ट लगता है। रीजन क्या है? सरफेस टेंशन के कारण। क्या होता है? सरफेस टेंशन के कारण, यानी पृष्ठीय तनाव के कारण, ठीक है। एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाने वाला ऑक्सीडेंट क्या होगा? KBrO3, KMnO4, CrO3 या KNO3? क्वेश्चन नंबर 97। देख रहे हो खुसुर फुसुर चल रहा है हमारे टेक्निकल टीम से। बहुत पता है बच्चा कि बिहार में बंद हो गया, खूब मिलता है। क्या करते हो? खरीदते हो जाके? अगर पुलिस पकड़ ले तो बिटवीन 2 लेग्स बहुत सेकाई हुई। ये आकाश सर यार, ये KMnO4 क्या होगा? KMnO4। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सर इसे लाल दवा भी बोलते हैं। इसे लाल दवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल दवा भी बोलते हैं। तो सर एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाने वाला जो ऑक्सीडेंट है वो KMnO4 है। क्या बच्चों? KMnO4, ठीक है। तो लाल दवा कहते हैं इसे, यानी इसे एक और नाम से जानते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका केमिकल फॉर्मूला KMnO4 है। क्या है? KMnO4 है। समझ में आ गया? KMnO4 है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मजा आ गया? जयप्रकाश नारायण दिया। बच्चों जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? गांधी जी ने कॉन्सेप्ट दिया। गांधी जी कॉन्सेप्ट देने के बाद गांधी जी ने कॉन्सेप्ट दिया, फिर विनोबा भावे ने आगे बढ़ाया और उसे जमकर पूरे भारत में फैलाया। कौन? तो आपके जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। समझ में आ गया यहां तक? कोई कंफ्यूजन यहां तक तो बता दो जरा, कोई कंफ्यूजन तो जरा बता दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन 21 से 18 तक मतदान की आयु में संशोधन करता है? 44वां, 42वां, 61वां या 86वां? क्या होगा?
जल्दी जल्दी। क्या होगा सर? ये 61वां संविधान संशोधन। क्या होगा? 61वां संविधान संशोधन यानी कब किया गया था? तो राजीव गांधी के समय में। कब किया गया? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उसके समय में। तो 44वां की बात करेंगे, 42वां, 44वां से 44वां की बात करें तो सर 44वें संविधान संशोधन ये कब होता है? 1978 में। 42वें की बात करें 1976 में, और 86वें की बात करें तो 2002 में। और इस समय शिक्षा जो है आरटी, राइट टू एजुकेशन, क्या हो गया? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, आगे देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? चलिए आगे 99 क्वेश्चन पे। 1 जनवरी 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2017 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 99 जल्दी। हाँ 89 तो है ही ईयर। एक अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक क्या होगा? 31 मार्च 2017 तक ये पीरियड है, और ये लास्ट है, याद रखना। अब इसके बाद क्या हो गया? बंद हो गया, आ गया नीति आयोग। क्या आ गया बच्चा? नीति आयोग आ गया। क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। टुडेज लास्ट क्वेश्चन। एज पर 2011 सेंसस अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच स्टेट हैज लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे कम बाल लिंगानुपात है? चलिए जल्दी। और क्लास खत्म होने के बाद अपने अपने स्कोर शेयर जरूर करना, और अगर सेशन मजा आया हो तो ऐसा ही सेशन रैपिड फायर की तरह नेक्स्ट सैटरडे भी लाया जाएगा। ठीक है, हरियाणा सर बाल लिंगानुपात की बात करें या लिंगानुपात की बात करें, हरियाणा में सबसे कम है 827, और सबसे ज्यादा कहां है? केरल में है। सबसे ज्यादा कहां है? केरल में। और बिहार में डेंसिटी सबसे ज्यादा है, बिहार में डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो और अगर आप जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी में, सर रेलवे हो, एसएससी हो या डीआरडीओ हो, तो ये लास्ट 7 स्टेप हैं, इस स्टेप को फॉलो करते हुए आप जुड़ सकते हो। हाउ वाज द सेशन? सेशन कैसा रहा जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन कैसा रहा जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना सेशन को। और वीडियो खत्म होने के बाद, ऑफलाइन होने के बाद बच्चों अपने अपने स्कोर जरूर बताना, ताकि ये पता चल सके कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, नेगेटिव जा रहा है या स्किप कर रहे हो। ठीक है, हाउ वाज द सेशन? तो मिलते हैं फिर से नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।